हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वुंड एंड एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग्स। तो कितने टाइप्स के वुंड्स होते हैं और उनके लिए कौन सी एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग्स का हम यूज करते हैं, इसको हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं किन किन टॉपिक्स के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज ए वुंड, वुंड क्या होगा उसको देखेंगे। देन उसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। उसकी पैथोफिजियोलॉजी, एक वुंड जो है वो कैसे हील करता है और कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं उस हीलिंग के प्रोसेस को, वो समझेंगे। देन टाइप्स ऑफ वुंड एंड एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग्स, तो कौन से टाइप के वुंड के लिए कौन से टाइप के ड्रेसिंग्स का यूज करना है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। देन ओटोलाइसिस एंड स्लफिंग वुंड, हम ओटोलाइसिस को देखेंगे एंड स्लफिंग वुंड जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। देन ग्रेन्युलेटिंग एंड एपिथेलाइजिंग वुंड को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्फेक्शन इन वुंड्स, वुंड के अंदर इन्फेक्शन जो है वो कैसे स्प्रेड होता है उसको समझेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज ए वुंड, वुंड क्या होता है इसको समझते हैं। तो डेफिनेशन है ए ब्रेक इन द स्किन और टिश्यू कॉज्ड बाय ट्रॉमा और सर्जरी और अदर कंडीशंस। हमारे स्किन के अंदर कोई भी ब्रेकेज आ जाती है किसी भी ट्रॉमा की वजह से, सर्जरी की वजह से या फिर किसी अदर कंडीशन की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वुंड बोलते हैं। अब इन वुंड्स के लिए हमें ड्रेसिंग्स की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई भी वुंड या जख्म हो जाता है तो वहां पे ड्रेसिंग जो है वो क्यों जरूरी होती है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रोटेक्शन, जो ड्रेसिंग होगी वो एक शील्ड की तरह काम करती है हमारे वुंड के लिए ताकि वहां पे कोई कंटेमिनेशन ना हो। देन मॉइस्ट इन्वायरमेंट, ड्रेसिंग जो है एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वहां पे हीलिंग जो है वो फास्ट हो जाए। थर्ड है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, ड्रेसिंग जो है वो एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है ताकि वहां पे एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है उस वुंड के अंदर इकट्ठा ना हो, जिसकी वजह से टिश्यूज जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, टिश्यूज जो है वो डेड होने लग जाते हैं अगर वहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए ड्रेसिंग जो है एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है और उस एक्सुडेट, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको हम एक्सुडेट बोलते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके। देन पेन रिडक्शन, जो ड्रेसिंग होगी वो कुशनिंग का काम भी करेगी और डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करेगी ताकि वहां पे पेन कम हो। देन ओटोलाइसिस, जो ड्रेसिंग्स होती है वो जो डेड टिश्यूज होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। टिश्यूज जो है वो सेल्फ ब्रेक डाउन होते हैं, जो डैमेज्ड और डेड सेल्स जो होते हैं उनकी नेचुरल ब्रेक डाउन के अंदर भी हेल्प करती हैं ड्रेसिंग्स। देन इन्फेक्शन कंट्रोल्स, ड्रेसिंग जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की भी हो सकती हैं जो कि इन्फेक्शन को रिड्यूस करने का काम करेंगे हमारे वुंड से। नेक्स्ट टाइप ऑफ वुंड, वुंड जो है उनको अलग अलग बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि उनके कॉजेस के बेस पे, उनके डेप्थ के बेस पे और कंडीशन के बेस पे वुंड को जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले बेस्ड ऑन कॉजेस, कॉजेस के बेस पे कैसे हम वुंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर पहला है ट्रॉमेटिक वुंड। ट्रॉमेटिक वुंड के अंदर हमारे पास में एब्रेशंस, जिसमें स्क्रैपिंग ऑफ द स्किन जो कि फ्रिक्शन की वजह से कॉज होती है। आपकी बॉडी जब भी किसी ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन करती है तो वहां पे आपकी स्किन की अपर लेयर जो है वो उतर जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्रेशंस बोलते हैं। सेकंड है लेसरेशन, स्टोन जग्ड वुंड जो होता है, जो कि ब्लंट ऑब्जेक्ट के थ्रू आपकी बॉडी को वुंड क्रिएट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेसरेशंस बोलते हैं। थर्ड है पंचर, डीप नैरो वुंड कॉज्ड बाय पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी वुंड जो कि आपको शार्प या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की वजह से कॉज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पंचर वुंड बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर इंसिजन, क्लीन स्ट्रेट कट टाइपली कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट या फिर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नाइफ और सर्जिकल टूल्स। तो ऐसा कोई भी वुंड जो कि क्लीन और स्ट्रेट कट कॉज करता हो, जैसे कि शार्प इंस्ट्रूमेंट हो गए या फिर सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी वजह से जो हम वुंड क्रिएट करेंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसिजनल वुंड बोल सकते हैं। देन हमारे पास में सर्जिकल वुंड, सर्जिकल वुंड के अंदर हमारे पास में जो हम इंटेंशनली वुंड क्रिएट करते हैं, इंटेंशनली जो कट लगाते हैं सर्जरी परफॉर्म करने के लिए स्टाइल टेक्निक्स का यूज करके, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल वुंड बोलते हैं। देन बर्न वुंड, कोई भी स्किन की लेयर जब बर्न हो जाती है किसी भी सब्सटेंस की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, बर्न वुंड बोलते हैं। और ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला है थर्मल वुंड, जब कोई भी वुंड क्रिएट होता है हीट की वजह से, जैसे फ्लेम हो गया, हॉट लिक्विड्स हो गए और स्टीम जो है, इनकी वजह से अगर कोई भी वुंड क्रिएट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मल बर्न्स बोल सकते हैं। देन केमिकल बर्न, केमिकल बर्न जो है वो कॉज होते हैं कोरेसिव सब्सटेंस की वजह से। कोरेसिव सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि हार्ड या फिर सॉलिड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में या डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बर्न बोलेंगे। जिसमें कि सोडियम हो सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है और कुछ एसिड्स हो सकते हैं जो कि डैमेज क्रिएट करते हो सॉलिड सब्सटेंसेस को। देन उसके बाद में है इलेक्ट्रिकल बर्न्स, इलेक्ट्रिकल बर्न जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से कॉज होता है। देन फोर्थ नंबर पे हमारे पास में अल्सर, अल्सर जो है वो
अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। उसके अंदर पहला है प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर जो है वो काफी लंबे टाइम तक आपके स्किन के ऊपर अगर प्रेशर पड़ता है तो इसकी वजह से आपको प्रेशर अल्सर हो सकते हैं। ये स्पेशली किसमें होता है, बेड रिडन जो पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट जो काफी लंबे टाइम तक बेड पर ही रहते हैं, जैसे कि कोमा के पेशेंट हो गए, क्रिटिकली इल पेशेंट हो गए, वो काफी टाइम तक बेड पे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन के सरफेस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और प्रेशर की वजह से वहां के आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से वहां की सेल्स जो है वो डेड होने लगती हैं और अल्सर क्रिएट करती हैं। ओके, देन सेकंड नंबर पे वेनस अल्सर कॉज्ड बाय पुअर ब्लड सर्कुलेशन इन वेन्स। वेन्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अगर कम हो जाता है तो उस अफेक्टेड एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचने की वजह से वहां पे अल्सर क्रिएट हो जाएगा। देन थर्ड नंबर पे डायबिटिक अल्सर रिजल्ट फ्रॉम पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड पुअर ब्लड सर्कुलेशन इन डायबिटीज। तो डायबिटीज की कंडीशन के अंदर एक कंडीशन और क्रिएट हो जाती है जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिसमें कि जो हमारी पेरिफेरल नर्व होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उसकी वजह से वहां पे प्रेशर अल्सर डायबिटिक अल्सर क्रिएट होता है। ठीक है, जो कि वहां पे कम ब्लड सप्लाई होने की वजह से भी क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन डेप्थ। तो वुंड को जो है हम डेप्थ के बेस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है सुपरफिशियल वुंड। सुपरफिशियल वुंड जो है वो सबसे आउटर लेयर जो स्किन की होती है उसको अफेक्ट करती है, जैसे कि एपिडर्मिस। देन पार्शियल थिकनेस वुंड जो है वो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ही लेयर को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें दोनों लेयर जो है वो डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन के बेस पे हमारे पास में वुंड जो है वो अक्यूट वुंड हो सकते हैं, जिसमें हीलिंग जो है वो एक टाइमली और प्रेडिक्टेबल मैनर के अंदर होती है, जो कि कुछ दिनों और कुछ वीक्स के अंदर हो सकती है। क्रोनिक वुंड जो है उसके अंदर हीलिंग के जो नॉर्मल स्टेजेस हैं वो फेल हो जाते हैं सही से काम करने में, जिसकी वजह से वो वुंड जो है वो काफी टाइम लगा देते हैं, कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक लग सकते हैं उनको ठीक होने के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वुंड। अब हम समझेंगे एक वुंड जो है वो कैसे हील करता है और उसके हीलिंग के प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर जो है उसके हीलिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। और इस हीलिंग के प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, नॉर्मली 4 स्टेप्स होते हैं वुंड को हील होने के लिए। तो हम इनको स्टेप वाइज समझते हैं, वुंड जो है वो कैसे हील करता है, ताकि आप समझ पाओ कि उन हीलिंग के प्रोसेस को समझ करके आप ये समझ पाओ कि उनके लिए आपको कौन सी एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग का यूज करना है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि वुंड जो है वो कैसे हील कर रहा है, कौन कौन से स्टेजेस हो सकती हैं उसकी, और उनके हीलिंग के प्रोसेस को अगर आप फैसिलिटेट करते हो अपनी ड्रेसिंग्स के थ्रू, तो वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक कोई भी वुंड जो है, जब आपको उसकी स्टेजेस पता होंगी कि कैसे हील कर रहा है और कौन सी स्टेज के अंदर है, कौन सा टाइप का वुंड है, तो आप उसको उस तरीके की ड्रेसिंग कर सकते हो जिससे कि वुंड और जल्दी से ठीक हो जाए या फिर हील हो जाए। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है हमारे पास में हीमोस्टेसिस। जब भी कोई वुंड होता है, जब भी कोई आपको ट्रॉमा क्रिएट होता है और आपके बॉडी के ऊपर कोई वुंड क्रिएट होता है, तो सबसे पहले बॉडी का रिस्पॉन्स होता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस के अंदर क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी एरिया का जहाँ पे वुंड क्रिएट हुआ है वहां पे ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं टू रिड्यूस ब्लीडिंग। तो जहां पे भी आपको वुंड क्रिएट हुआ है वहां पे आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ताकि वहां पे ज्यादा ब्लड जो है वो लॉस ना करे आपकी बॉडी। ठीक है, देन उसके बाद में क्लॉट फॉर्मेशन। तो जहां ब्लड जो है, जहां ब्लड वेसल्स आपकी डैमेज हो जाती हैं, दूसरे नंबर पे आपकी बॉडी क्या करती है, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन करने लग जाती है आपके ब्लड को लॉस होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास में क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन होने लग जाएगी वहां पे ब्लड वेसल्स में, जो भी ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हैं उनको ठीक करने के लिए। तो इसको आप डायग्राम में भी समझ सकते हो। जब भी आपको वुंड कॉज होता है तो वहां पे आपकी टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, उसके आसपास जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आपकी ब्लड वेसल से बाहर निकल करके बॉडी से बाहर निकलने लग जाएगा, जिसको हम हैमरेज या ब्लीडिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस के अंदर आपके ब्लड सर्कुलेशन या फिर आपका बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करता है क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। तो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं और ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को क्लॉट करके ब्लॉक कर देते हैं और वहां पे ब्लीडिंग को नहीं होने देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में इनका जो सेकंड स्टेप होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो क्लॉटिंग होने के बाद में बॉडी क्या करती है, वहां पे एक इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है उस वुंड के ऊपर, वहां पे स्वेलिंग क्रिएट कर देती है ताकि वहां पे हीलिंग का प्रोसेस जल्दी से हो। ठीक है, इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बॉडी जो है इन्फ्लामेशन कॉज करती है, जिसमें आपको पेन फील होता है, वहां पे हीट फील होगी, वहां पे बॉडी का वो पार्ट फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वहां पे रेडनेस होगी। तो ये कुछ साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इंजरी होती है तो उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन प्रोसेस होता है। तो ड्यूरेशन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर इंजरी। तो ये इन्फ्लामेशन जो है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाता है इंजरी के बाद में और लास्ट फॉर फ्यू डेज। ये उस काफी टाइम तक या फिर कुछ दिनों तक जो है इन्फ्लामेशन का प्रोसेस रह सकता है। पर्पस,
अब ये इन्फ्लामेशन होता ही क्यों है, क्या जरूरत है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जहाँ पे पहले ही आपको इंजरी हो रखी है। इन्फ्लामेशन होने का पर्पज होता है वहाँ पे जो डेब्रिस, जो डेड मटेरियल है, डेड सब्सटेंसेज है, उनको रिमूव करना, प्लस में वहाँ पे पैथोजेंस जो है उनको भी रिमूव करना। और ये कैसे रिमूव होते हैं इसको अभी हम देखेंगे। ओके तो इसके प्रोसेस को समझते हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसमें कि स्पेशली न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज जो है वो माइग्रेट करते हैं वुंड की तरफ। जहां पे भी इंजरी हुई है ना, वहां पे ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो माइग्रेट करने लग जाती हैं। कैसे इसको समझते हैं सबसे पहले, तो ये आपका वुंड वाली साइट है जहां पे आपको इंजरी हुई है। इंजरी होने के साथ साथ में जैसे ही आपकी इंजरी होती है वहां पे आपकी स्किन जो है वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर पाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होने से आपका वुंड जो है वो और ज्यादा खराब हो जाएगा, और ज्यादा कंटेमिनेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से जल्दी से हीलिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अब इसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी क्या करती है, इन्फ्लामेशन कॉज करती है। अब इन्फ्लामेशन से आपको फायदा क्या होता है वो समझते हैं। तो जो टिश्यूज होते हैं उनके पास में काफी सारी सेल्स होती हैं, जिसमें एक स्पेशल सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं मास्ट सेल। और ये मास्ट सेल जो है वो क्या काम करते हैं, वो हिस्टामाइन रिलीज करती है। हिस्टामाइन एक वैसोडाइलेटर होता है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है। ये क्या करती है, टिश्यूज के आसपास जो भी ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देगी। डायलेट होने की वजह से जो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट थे वो क्या करेंगे, ब्लड कैपिलरी से या ब्लड वेसल्स से बाहर निकलने लग जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम डायपिडेसिस बोलते हैं। ओके, जब ये माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हमारे पास में टिश्यूज के पास में पहुंचते हैं तो ये मोनोसाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर। ब्लड के अंदर जो मोनोसाइट्स होते हैं जब वो टिश्यूज के अंदर ट्रांसफर होते हैं उनका नेम चेंज हो जाता है, जिनको हम मैक्रोफेजेस बोलने लग जाते हैं। और ये मैक्रोफेजेस सेम रोल प्ले करते हैं जो कि मोनोसाइट्स करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना और डाइजेस्ट करना। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस किसके होते हैं, मैक्रोफेजेस के होते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस कुछ केमिकल्स को भी रिलीज करता है ताकि बाकी के और व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पे आ पाए। सेम प्रोसेस हमारे न्यूट्रोफिल्स का भी होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको एनगल्फ करने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जैसे कि डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स जो है वो एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स काम करती है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको पकड़ना और बाकी इम्यून सेल्स को रिप्रेजेंट करना, और वहां पे एंटीबॉडीज बने और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर पाए। ओके, देन उसके बाद में दीज सेल्स डाइजेस्ट डेड टिश्यू, बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये सेल्स क्या करते हैं, सारे के सारे जो भी डेड टिश्यूज होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। थर्ड है साइन। आपको इस वुंड के अंदर कौन कौन से साइन दिखाई देंगे जब ऐसी कंडीशन आती है, तो वहां पे आपको उस वुंड के अंदर रेडनेस दिखाई देगी, हीट फील होगी उस पेशेंट को, स्वेलिंग होगी उस पेशेंट को, पेन होगा और लॉस ऑफ फंक्शन होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं। जब भी आपकी बॉडी इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है तो वहां पे आपको ये सारी चीजें उस पेशेंट के अंदर मिल जाएंगी जहां पे भी उसको इंजरी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोलिफरेशन, जो कि थर्ड स्टेज होगी हमारे इन्फ्लामेशन के बाद में। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, न्यू ब्लड वेसल्स जिसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, एंड एपिथेलियल सेल्स। तो जो हमारा इन्फ्लामेशन स्टेज था जिसके अंदर हमने सारे के सारे डेड मटेरियल और फॉरेन पार्टिकल जो है उनको हटा दिया था हमारे वुंड से ताकि हीलिंग की प्रोसेस वहां पे जल्दी हो, तो हीलिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है आपके थर्ड स्टेज के अंदर, जो कि सारे डेड मटेरियल्स को हटाने के बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, नए टिश्यूज बनने लग जाते हैं, नए टिश्यूज जैसे कि ग्रेनुलेशन टिश्यूज। और ये कैसे बनते हैं, वहां पे कुछ नई ब्लड वेसल्स बनने लग जाती हैं जिसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो वुंड क्रिएट हुआ था यहाँ पे नई नई ब्लड वेसल्स बनी है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स, ये जो एपिथेलियल स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल लेयर बोलते हैं, और उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप स्कार के जस्ट नीचे आपको ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, जो आपको ये बनती हुई दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स जो है वो बोलेंगे। तो जो वुंड होगा उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स, कोलेजन फाइबर्स और हमारी जो नई एपिथेलियल सेल जो है वो बनने लग जाती हैं। देन फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कोलेजन फॉर वुंड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट। ये और फाइब्रोब्लास्ट क्या करती हैं, कोलेजन को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, और ये कोलेजन क्या करता है, वुंड जो है उनके बीच में जाता है और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक वुंड के अंदर उन सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वुंड जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए और उसकी स्ट्रक्चर जो है वो सही से बन जाए।
देन रीएपिथलाइजेशन, एपिथेलियल सेल्स कवर द वुंड। इसके बाद में क्या होता है, जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है जो साइड्स में होती हैं, एजेस पे होती हैं, वो क्या करती हैं, ग्रो करने लग जाती हैं या फिर मल्टीप्लाई करने लग जाती हैं और नई एपिथेलियल सेल्स बनाती हैं पूरे वुंड को कवर करने के लिए ऊपर से। देन उसके बाद में हमारे पास में लास्ट स्टेज आती है मैच्योरेशन और रीमॉडलिंग की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पास में ऊपर वाली लेयर भी बन गई, अंदर जो है ब्लड वेसल्स भी बन गई और नए कोलेजन फाइबर भी बन गए, तो उसके बाद का लास्ट स्टेप क्या होता है, रीमॉडलिंग करना है, फिर मैच्योरेशन होना उस वुंड का, मतलब और मैच्योर होगा और पूरा स्किन को बना देगा, पूरे टिश्यूज को बना देगा जैसा पहले था, या फिर वहां पे कुछ रीमॉडलिंग हो सकती है, उसको समझते हैं। तो इसके अंदर कोलेजन रीमॉडलिंग, कोलेजन फाइबर रीअलाइन। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो भी कोलेजन फाइबर पहले बने थे टिश्यूज की हीलिंग की प्रोसेस में, वो अलाइन नहीं थे, वो कभी भी कहीं पे भी बन गए थे, किसी भी सेल्स के बीच में पड़े हुए थे। अब इसके अंदर क्या होता है, जब वुंड हील हो जाता है या प्रोलिफरेशन स्टेज जो है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो रीअलाइन होते हैं, अपने आप को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, और जो एक्सेस सेल्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं, उनको किल कर दिया जाता है एपोप्टोसिस से। हमारी बॉडी खुद से ही उन सेल्स को हटा देती है जो कि काम की नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेजन रीमॉडलिंग बोलते हैं। देन उसके बाद में स्कार फॉर्मेशन, जो वुंड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे वुंड को, ठीक है। तो इसका काम भी किसका होता है, हमारे पास में कोलेजन का होता है। और कई बार जब ये रीमॉडलिंग का या फिर मैच्योरेशन का प्रोसेस जब सही से नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से वहां पे क्या बनता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। तो रीमॉडलिंग जो है वो सही से होना जरूरी है, और सही से ये सारे प्रोसेस होने, सभी के सभी प्रोसेस होने सही से जरूरी है। और इन प्रोसेस को सही से होने के लिए आपको ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ड्रेसिंग सही से करते हो, वहां पे एक्स्ट्रा जो है इन्फेक्शन नहीं होने देते हो और बाकी सारी चीजें नहीं होने देते हो, तो यहाँ पे जो मैच्योरेशन होगा वो सही तरीके से होगा, नॉर्मल टिश्यू ग्रो करेगा और वहां पे कोई भी स्कार भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आपका टिश्यूज, अगर आपके वुंड के ऊपर स्कार फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब है आपके जो वुंड है वो सही से ग्रो नहीं कर रहा है, सही से हील नहीं कर रहा है, ओके। देन उसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वुंड एंड एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग्स। तो कौन से वुंड के लिए कौन से टाइप की ड्रेसिंग का यूज करना सही होता है, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो वुंड्स होंगे, टाइप ऑफ वुंड में पहला है नेक्रोटिक वुंड। तो नेक्रोटिक वुंड को हम समझते हैं, किस टाइप के वुंड होते हैं, कुछ इस तरीके से। इस टाइप के वुंड के अंदर हमारे पास में जो स्किन की जो सरफेस होती है, वहां पे जो कुछ टिश्यूज होते हैं वो डेड हो जाते हैं और ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं इसके अंदर। तो डिस्क्रिप्शन देखो इसके अंदर, ये कैसा दिखाई देता है, आपको ब्लैक दिखाई देगा, डेड टिश्यूज होंगे जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो जो डेड टिश्यूज होते हैं उनको हम नेक्रोटिक टिश्यूज भी बोलते हैं, ओके। सेकेंड है कॉजेस, पुअर ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजनेशन। जो भी नेक्रोटिक वुंड होते हैं वो नॉर्मली किस वजह से होते हैं, लैक ऑफ ब्लड फ्लो एंड लैक ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से। वहां पे अगर किसी भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास में जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो उन सेल्स, वो सेल्स जो हैं वो अपनी नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता है और सेल जो है वो डेथ होने, उनकी सेल की जो है वो डेथ होने लग जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। और नेक्रोसिस के बाद जो है एक और कंडीशन आती है जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, हमारे टिश्यूज जो है वो ब्लैक कलर के दिखाई देने लग जाते हैं, ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोटिक वुंड बोलते हैं। देन चैलेंजेस, डिस्टर्ब्ड ऑटोलाइसिस हाइंडरिंग नेचुरल टिश्यू ब्रेकडाउन। अब नेक्रोटिक वुंड की प्रॉब्लम क्या होती है, क्या प्रॉब्लम आती है इसको हील होने में या फिर इसके ठीक होने में क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला तो डिस्टर्ब्ड ऑटोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो इनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं इन डेड टिश्यूज को, तो यहाँ पे ऑटोलाइसिस नहीं होती है, ये टिश्यूज वैसे के वैसे ब्लैक कलर में पड़े रहते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। अब इसकी वजह से अगर ये खत्म नहीं होंगे तो वहां पे नए टिश्यूज भी नहीं बन पाएंगे, हाइंडिंग नेचुरल टिश्यू ब्रेकडाउन। और इसकी वजह से यहाँ पे नेचुरल टिश्यू ब्रेकडाउन या ऑटोलाइसिस जो है वो सही से नहीं हो पाती है, या फिर स्लो हो जाती है पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से। देन उसके बाद में इसके लिए ड्रेसिंग कौन सी यूज करेंगे, अगर किसी को आपको नेक्रोटिक टाइप का वुंड है तो वहां पे आप कौन सी ड्रेसिंग का यूज कर सकते हो। पहला है हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड जो है वो क्या काम करती है, वो प्रमोट करती है ऑटोलाइसिस को बाय क्रिएटिंग ए मॉइस्चर एनवायरनमेंट। तो हाइड्रोक्लोराइड टाइप की ड्रेसिंग जो होती है वो मॉइस्चर क्रिएट करने वाली ड्रेसिंग्स होती हैं, और मॉइस्चर जो है वो प्रमोट करता है ऑटोलाइसिस का, जिसमें सेल्फ डाइजेशन होता है डेड सेल्स का। देन हाइड्रोजेल्स, हाइड्रोजेल्स जो होते हैं वो नेक्रोटिक टिश्यूज के अंदर मॉइस्चर को ऐड करते हैं, और वहां पे भी क्या करते हैं, ऑटोलाइसिस की कंडीशन आती है। तो जो भी ड्राई वुंड होते हैं, नॉर्मली नेक्रोटिक वुंड जो होते हैं वो ड्राई वुंड की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम नेक्रोटिक वुंड में भी अलग टाइप की गैंग्रीन्स के बेस पे इसको क्लासिफाई करें तो वेट गैंग्रीन एंड ड्राई गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन के अंदर हमारा जो वुंड होगा वो वेट होगा, तो वहां पे आप इस टाइप की ड्रेसिंग का यूज नहीं करोगे। बट ड्राई
जो नेक्रोटिक वुंड होंगे वहां पे आप हाइड्रोजेल्स का यूज कर सकते हो, जो कि वहां पे मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है। देन एंजाइमेटिक डिब्राइडमेंट एजेंट्स कंटेन एंजाइम टू ब्रेक डाउन नेक्रोटिक टिश्यू। तो हम कुछ ऐसे एजेंट्स का यूज करेंगे जो कि जिनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स उन नेक्रोटिक टिश्यूज को, उन नेक्रोटिक सेल्स को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो नेक्रोटिक वुंड के लिए हम ऐसी ड्रेसिंग का यूज करेंगे जो कि वहां पे ऑटोलाइसिस क्रिएट करे, वहां पे सेल्फ डाइजेशन क्रिएट करे, वहां पे जो डेड टिश्यूज हैं उनको खत्म करने का काम करें। ओके, देन सेकंड नंबर पे हमारे पास में स्लफिंग वुंड। स्लफिंग वुंड देखते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये थिक येलो और फाइब्रस मटेरियल का जो है वो बना हो सकता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्लफ बोल सकते हैं। ठीक है, और ये स्लफ कैसे बनता है उसको देखते हैं आगे। कंपोजिशन, ये बना होता है फाइब्रिन, एक्सुडेट और ल्यूकोसाइट्स। अब ये फाइब्रिन, एक्सुडेट और ल्यूकोसाइट्स, इसके अंदर ये सारी चीजें कैसे प्रेजेंट होती है? नॉर्मली जहां पे भी वुंड क्रिएट होता है, इंजरी क्रिएट होता है, तो वहां की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर हमने देखा था इन्फ्लामेशन कॉज होती है और वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स जो वो लीक आउट होकर के टिश्यूज के अंदर आ जाती हैं। इसमें से जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में कंबाइन होती हैं और एक फ्लूइड बना लेती हैं, थिक फ्लूइड बना लेती हैं, जिसको हम पस बोलते हैं और इसी पस को हम एक्सुडेट भी बोलते हैं। इस मटेरियल के अंदर काफी सारे और मटेरियल भी ऐड होते जाते हैं, जैसे कि फाइब्रिन हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गए, और ये सब मिलकर के एक्सुडेट या फिर पस भी बोल सकते हैं इसको, ये बनाते हैं। और इस टाइप के वुंड जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्लफिंग वुंड बोलते हैं, जिसमें आपको येलो और थिक फाइब्रस मटेरियल जो है वो दिखाई दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, देन हम बात करते हैं चैलेंजेस। इस टाइप के वुंड में क्या प्रॉब्लम आती है इसके हीलिंग के प्रोसेस में और मे नॉट बी इन्फेक्टेड। अब ये जो स्लफिंग वुंड होते हैं ये या तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं या फिर इन्फेक्टेड नहीं भी हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर आपके वुंड के अंदर जाते हैं और वुंड को इन्फेक्ट करते हैं, तो वहां की ब्लड वेसल्स काफी सारे एक्सुडेट या फिर काफी सारा फ्लूइड रिलीज करती है, काफी सारी सेल्स जो है वहां पे माइग्रेट करती हैं और वो माइग्रेट होकर के उन इन्फेक्शन को कम करने की कोशिश करती हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, वहां पे एक्सुडेट या फिर स्लफ बनता है। बट कई बार ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहां पे नहीं भी हो सकते हैं। बॉडी के जस्ट रिस्पॉन्स की वजह से वहां पे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है और वहां पे स्लफ फॉर्मेशन करता है। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं भी हो सकते हैं और उसकी वजह से ये इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड दोनों कैटेगरी के हो सकते हैं स्लफिंग वुंड। ओके, इसकी वजह से इनको ट्रीट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। देन ड्रेसिंग्स, तो इस टाइप के वुंड के लिए आप कौन सी ड्रेसिंग का यूज करोगे? उसके अंदर है फॉर्म, एब्जॉर्ब्स एक्सेस एक्सुडेट। तो फॉर्म जो बेस ड्रेसिंग होती है वो क्या करती है, इन एक्सेस एक्सुडेट या फिर पस जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, प्रोवाइड ए मॉइस्ट और हीलिंग एनवायरनमेंट, और एक मॉइस्ट और हीलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं ताकि वहां पे हील जो है वो जल्दी से हो जाए। देन एल्गिनेट, हाईली एब्जॉर्बेंट सुटेबल फॉर वुंड विद हैवी एक्सुडेट। तो एल्गिनेट जो ड्रेसिंग्स होती है उनका यूज करते हैं ऐसे वुंड के ऊपर जहां पे बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन हो रही हो, वहां पे बहुत ज्यादा पस निकल रही हो, वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? एल्गिनेट, जो कि हाईली एब्सॉर्बेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद में हाइड्रोफाइबर्स जो होता है जेल्स अपॉन कॉन्टेक्ट विद वुंड एक्सुडेट हेल्पिंग टू रिमूव स्लफ। तो ये हाइड्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, जब वुंड के कांटेक्ट में आते हैं तो एक स्लफ फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक एक्सुडेट फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रेनुलेटिंग वुंड के ऊपर। थर्ड टाइप के हमारे पास में ग्रेनुलेटिंग वुंड जो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। डिस्क्रिप्शन, तो इसके अंदर ये आपको रेड और डीप पिंक जो है वो दिखाई दे सकते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलेशन टिश्यू बोलते हैं। अब इसके अंदर और देखते हैं सिग्निफिकेंस, इंडिकेट एक्टिव हीलिंग और टिश्यू रीजनरेशन। इस टाइप के जो वुंड होते हैं वो शो करते हैं, अगर आपको कोई भी वुंड इस तरीके का दिखाई दे रहा है, इस तरीके की उसकी स्ट्रक्चर है या डिस्क्रिप्शन है, तो वो कौन सा होगा? ग्रेनुलेटिंग वुंड होगा। और ये आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस अच्छी हो रही है, टिश्यूज जो है वो रीजनरेट हो रहे हैं, नए टिश्यूज बन रहे हैं, हीलिंग का प्रोसेस अच्छे से हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, देन ड्रेसिंग के लिए आप क्या यूज करोगे? हाइड्रोक्लोराइड। इसका काम होता है मेंटेन ए मॉइस्ट एनवायरनमेंट टू ग्रेनुलेशन टिश्यू ग्रोथ। तो यहाँ पे एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखेगा बस, जिसकी वजह से वहां पे हीलिंग प्रोसेस जो है वो अच्छे से होती रहे। देन फॉर्म, प्रोवाइड कशनिंग एंड प्रोटेक्शन, एब्जॉर्ब मॉडरेट एक्सुडेट। तो फॉर्म बेस्ड जो ड्रेसिंग होंगी वो भी क्या करती हैं? इनको कुशनिंग प्रोवाइड करती हैं ताकि वहां पे डिस्कम्फर्ट ना हो, प्रोटेक्शन देती हैं और एब्जॉर्प्शन का भी काम करती हैं। नॉन अधीरेंट, ऐसी ड्रेसिंग जो कि चिपकती नहीं है हमारे वुंड के ऊपर। प्रोटेक्ट ग्रेनुलेशन टिश्यू फ्रॉम ट्रॉमा, और ये प्रोटेक्ट करती हैं ग्रेनुलेटिंग टिश्यूज को ट्रॉमा से। ओके, देन हम बात करते हैं एपिथलाइजिंग वुंड। एपिथलाइजिंग वुंड कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। देन डिस्क्रिप्शन में देखते हैं सुपरफिशियल वुंड विद पिंक एजेस एंड आइसलैंड्स ऑफ पिंक मटेरियल। और ये सबसे सुपरफिशियल वुंड होते हैं, ठीक है,
और ये आपको पिंक, इनके एजेस जो है वो आपको पिंक कलर के दिखाई देंगे। और पिंक आइसलैंड ऑफ पिंक मटेरियल, आपको एक आइसलैंड जैसा दिखाई देगा जहाँ पे पिंक मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। देन एक्सुडेट लेवल लो टू नो एक्सुडेट, तो यहाँ पे आपको कोई भी पस या फिर कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अगर दिखता भी है तो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर आपको दिखाई देगा, ओके। सिग्निफिकेंट इंडिकेट न्यू एपिथेलियल ग्रोथ एंड प्रोसेसिंग हीलिंग, और ये आपको इंडिकेट करता है, इस टाइप का टिश्यू आपको इंडिकेट करता है वहां पे एपिथेलियल टिश्यूज के बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। मतलब जस्ट ऊपर वाली कवरिंग आना बाकी रह गई है, बाकी टिश्यूज जो है वो उसने अपने आप को हील कर लिया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप की ड्रेसिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ड्रेसिंग जो है वो आप यूज कर सकते हो फिल्म को। फिल्म एक टाइप की ड्रेसिंग्स होती हैं जो कि थिन होती हैं, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं और मेंटेन करती हैं एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट को, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे हाइड्रोकोलोइड्स, हाइड्रोकोलोइड्स भी मॉइस्ट एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं और एडिंग एपिथेलियल सेल माइग्रेशन, और एपिथेलियल सेल के माइग्रेशन को इंक्रीज कर देती हैं ताकि वहां पे जल्दी से एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो फॉर्म हो जाएं और ऊपर वाली स्किन की लेयर जो है वो बन जाए। देन सिलिकॉन प्रोटेक्ट न्यू स्किन, जो भी नई स्किन बनी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी स्किन बेस्ड जो ड्रेसिंग होगी। एंड रिड्यूस ड्रेसिंग रिलेटेड ट्रॉमा, और ड्रेसिंग से रिलेटेड जो भी ट्रॉमा होगी मतलब प्रोटेक्शन का भी काम करेगी जो भी नई स्किन बन रही है। एक्चुअल में सिलिकॉन बेस्ड ड्रेसिंग जो होती है वो प्रोटेक्शन का ही काम करती है मेनली, तो यहाँ पे बस प्रोटेक्शन की ही जरूरत होती है क्योंकि टिश्यूज जो है वो हील हो चुका है, जस्ट ऊपर वाली लेयर आना बाकी होती है, ओके। तो ये होते हैं एपिथेलाइजिंग वुंड, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोलाइसिस एंड स्लफिंग वुंड के बारे में। तो ऑटोलाइसिस का क्या मतलब होता है, ऑटोलाइसिस एंड वुंड हीलिंग, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ डेड टिश्यूज बाय मैक्रोफेजेस रिलीजिंग एंजाइम्स। तो ऑटोलाइसिस एक नेचुरल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस हमारी बॉडी ही हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज या फिर खत्म करने का काम करती हैं। इसी वजह से ये क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है टिश्यूज को डेड करने का। और ये किसके थ्रू किया जाता है, हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो है वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करती हैं और इन टिश्यूज को, इन सेल्स को खत्म करने का काम करती हैं, ओके। देन उसके बाद में हमारे पास में रोल इन हीलिंग। तो इस ऑटोलाइसिस से हीलिंग के प्रोसेस में क्या बेनिफिट होता है, तो इसमें सेपरेट डेड टिश्यू फ्रॉम द हेल्दी टिश्यू। तो ये ऑटोलाइसिस क्या करेगा, जब नेचुरल ऑटोलाइसिस होगा तो ये क्या करेगा, जो भी डेड टिश्यूज हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, और ब्रेकडाउन होने की वजह से हेल्दी टिश्यूज जो हैं वो ग्रो कर पाएंगे और जल्दी से हीलिंग हो जाएगी वहां पे, ओके। यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्हेन डेड टिश्यू इज रिमूव्ड न्यू टिश्यू कैन ग्रो। तो जैसे ही डेड टिश्यू खत्म हो जाते हैं तो नए टिश्यू बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए ऑटोलाइसिस होना जरूरी है, वहां पे जो भी डेड सेल्स हैं वहां पे वो सेल्स पहले खत्म होने चाहिए, और उनको खत्म करने का काम कौन करता है, मैक्रोफेजेस करते हैं। देन इश्यू इन नेक्रोटिक वुंड, क्या प्रॉब्लम आती है नेक्रोटिक वुंड के अंदर, पुअर ब्लड फ्लो प्रिवेंट मैक्रोफेजेस। अब जो नेक्रोटिक वुंड होता है वहां पे ऑटोलाइसिस क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पे पुअर ब्लड सर्कुलेशन होती है। अब नेक्रोटिक वुंड के अंदर अगर पुअर ब्लड सर्कुलेशन होगी तो वहां पे मैक्रोफेज नहीं पहुंच पाएंगे, और मैक्रोफेज अगर वहां पे नहीं पहुंचेंगे तो ऑटोलाइसिस भी नहीं होगी, ऑटोलाइसिस नहीं होंगी तो सेल्स जो है वो खत्म नहीं होंगे। अब नेक्रोटिक सेल्स अगर वहां पे पड़े हुए हैं और वो खत्म भी नहीं हो रहे हैं तो इसकी वजह से वहां पे क्या होगा, टिश्यूज जो है वो हील ही नहीं करेंगे, वुंड जो है वो हील ही नहीं करेगा, इस वजह से ऑटोलाइसिस होना जरूरी है। देन उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लफिंग वुंड, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्लफिंग वुंड के, एक बार फिर से देखते हैं। मटेरियल, ये थिक येलो कवरिंग मेड ऑफ फाइब्रिन, एक्सुडेट एंड ल्यूकोसाइट्स, ये इन सब चीजों से बने होते हैं। देन चैलेंजेस क्या होते हैं, हार्ड टू रिमूव, मे स्लो हीलिंग बाय कवरिंग हेल्दी टिश्यूज। इनके अंदर प्रॉब्लम ये आती है, स्लफिंग वुंड जो होते हैं इनको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये क्या करते हैं, हेल्दी टिश्यूज को कवर कर लेते हैं। आप इस डायग्राम में देखो, इसने क्या कर रखा है, जो नीचे का हेल्दी टिश्यूज है उसको कवर कर रखा है। अब कवर करने की वजह से क्या होता है, वो प्रॉपरली हील नहीं कर पाता है। अगर वही प्रॉपर हील नहीं कर रहा है तो आगे टिश्यू का हीलिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि इसने उसको कवर कर रखा है, ठीक है, उसकी वजह से। देन इन्फेक्शन, स्लफिंग वुंड मे इन्फेक्टेड और नॉट बी इन्फेक्टेड, ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देन हम देखते हैं ग्रेनुलेटिंग एंड एपिथेलाइजिंग वुंड के बारे में, क्या डिफरेंस होगा इन दोनों के अंदर। ग्रेनुलेटिंग वुंड, तो ग्रेनुलेटिंग वुंड के अंदर टिश्यूज जो होते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू विद कोलेजन और ब्लड वेसल्स। टिश्यूज इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं और ब्लड वेसल्स बनी हुई होती हैं। अपीयरेंस ये रेड, डीप पिंक और एक्टिव हीलिंग के प्रोसेस को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ड्रेसिंग यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड फोम और नॉन एथेरिन ड्रेसिंग का यूज कर सकते हैं हीलिंग को सपोर्ट करने के लिए। एपिथेलाइजिंग वुंड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे थे हमें, इनके एजेस जो है पिंक हो सकती हैं, आइसलैंड्स ऑफ पिंक मटेरियल की तरह दिख सकती हैं। एक्सुडेट जो है लो टू नो एक्सुडेट
हो सकता है, मतलब बहुत कम हो सकता है। यहाँ पे हीलिंग इंडिकेट न्यू एपिथेलियल ग्रोथ एंड प्रोग्रेसिव हीलिंग, तो यहाँ पे इंडिकेट करती है नए एपिथेलियल सेल्स के ग्रोथ को जो कि हीलिंग के प्रोसेस को बढ़ा रही है, ठीक है। देन ड्रेसिंग, यहाँ पे फिल्म, हाइड्रोकोलोइड्स और सिलिकॉन ड्रेसिंग का यूज करते हैं जो कि प्रोटेक्ट करती है नए स्किन को, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस था ग्रेनुलेटिंग और एपिथेलाइजिंग वुंड के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फेक्शन इन वुंड। तो इन्फेक्शन इन वुंड में सबसे पहला है ससेप्टिबिलिटी। एनी वुंड कैन बी इन्फेक्टेड, तो कोई भी वुंड जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। अगर हम उसकी केयर नहीं करते हैं, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो ही इन्फेक्टेड हो सकता है। देन सिम्टम्स इंक्रीज पेन, रेडनेस, फीवर, चिल्स, हाई हार्ट रेट, एलिवेटेड व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट। तो जब भी आपको वुंड होता है तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। आपको पेन ज्यादा हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, वहां पे फीवर भी हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, हाई हार्ट रेट हो सकता है, और आपका जब ब्लड टेस्ट कराओगे तो वहां पे आपको व्हाइट ब्लड सेल्स के नंबर जो है वो ज्यादा दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स की वजह से आप वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाती है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। ओके, इस वजह से वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स के नंबर आपको ज्यादा दिखाई देंगे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, मोर देन 1 लाख ऑर्गेनिज्म पर ग्राम ऑफ टिश्यूज। अगर हमें इसे डायग्नोस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? पर ग्राम ऑफ टिश्यूज के अंदर अगर मोर देन 1 लाख ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो क्या हो सकता है? इन्फेक्टेड वुंड की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। देन ड्रेसिंग, तो इस टाइप के वुंड के लिए हम कौन सी ड्रेसिंग का यूज करेंगे? पहला एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग्स। तो ऐसी ड्रेसिंग जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट करती हूँ, जैसे कि सिल्वर और आयोडीन। सिल्वर और आयोडीन जो है वो दोनों ही एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की होती हैं और इनका हम यूज एज ए ड्रेसिंग कर सकते हैं। देन एब्जॉर्बेंट, एल्जिनेट और फॉर्म ड्रेसिंग का भी हम यूज कर सकते हैं ताकि वहां पे जो भी एक्सीडेंट है उनको एब्जॉर्ब किया जा सके और उनको बाहर निकाला जा सके ताकि हीलिंग प्रोसेस अच्छी हो। देन हनी ड्रेसिंग जो होती है वो भी, हनी जो है एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज का होता है, इस वजह से इसका भी हम यूज कर सकते हैं इन्फेक्टेड वुंड के अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी जिसमें हमने वुंड और उसके अकॉर्डिंग कौन सी ड्रेसिंग्स का यूज करना है, हमने वुंड के टाइप्स देखे, हीलिंग के प्रोसेस को समझा, कौन से टाइप के वुंड में कौन से टाइप की ड्रेसिंग का यूज करना है ये देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर इसका कंटेंट चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पे जा सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।